मुझे 2-2.5 घंटा दिया गया था बैक स्टेज प्रैक्टिस करने के लिए विद सनी लियोनी। तो जब मेरी टीम उनके साथ प्रैक्टिस करी तो अंदर से वो बहुत नर्वस थे कि सर जी मैं इतना, जो फिल्म के अंदर है वो एक अलग घटना है और लाइव परफॉर्मेंस एक अलग घटना है। ऑलराइट डियर व्यूअर्स, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में ऑफ द ध्रुव गज्जर शो। दोस्तों, आज का एपिसोड आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी जुड़ी है वो डांस की इंडस्ट्री से इतना क्लोजली कनेक्टेड है क्योंकि वो पिछले 22 सालों से डांस की इंडस्ट्री में है। He has choreographed all the Bollywood celebrities from Shah Rukh Khan to Akshay Kumar, from Vidya Balan to Sunny Leone. He has worked with every choreographer that is out there and उन्होंने एक ऐसे समय से डांस को देखा है जब डांस शायद ही कहीं पे एग्जिस्ट करता था इन टर्म्स ऑफ अ करियर, और वहां से लेके आज वो सिर्फ अहमदाबाद गुजरात के ही नहीं, इंडिया के एक बड़े ही प्रोमिनेंट कोरियोग्राफर हैं, मूवी डायरेक्टर हैं, कई सारी गुजराती फिल्म्स उन्होंने प्रोड्यूस की है, डायरेक्ट की है, एंड वो जर्नी को आज हम जानने वाले हैं ऑन द ध्रुव गज्जर शो। सो टुडे माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव द वन एंड ओनली मिस्टर कुश बैंकर। कुश सर, नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। स्वागत है आपका द ध्रुव गज्जर शो में। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमें देने के लिए, एंड डांस के बारे में हमें कई सारी चीजें आज आप जो शेयर करेंगे वो मुझे और हमारे सारे व्यूअर्स को काफी हेल्प करेगी क्योंकि नवरात्रि भी आने ही। यस डेफिनेटली। यू नो, गरबा किंग इनको कहा जाता है एंड बॉलीवुड में मास्टर जी के नाम से इन्हें लोग जानते हैं। सो आज हम मास्टर जी से जानने वाले हैं कि डांस उनके लिए क्या है। सो कुछ सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पिछले 20-22 साल से तो आप इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। यस। बट आपकी लाइफ में कब वो मोमेंट आया जब आपने डिसाइड किया कि डांस ये है मेरा कॉलिंग, ये है मेरा पैशन? सर, इसके लिए आपको बहुत साल पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम मैं बहुत छोटा बच्चा था और स्कूल्स उस टाइम पे जब चलते थे, स्कूल सिलेक्शंस की बात करते हैं, जब एनुअल फंक्शन स्कूल्स में होते थे, स्कूल में जब एनुअल फंक्शन होते थे बहुत सारे बच्चों को वो लोग सिलेक्ट करते थे कोरियोग्राफर आके, और हमारे क्लासेस के अंदर 52 लोग थे हम लोग और 50 लोग हमारी क्लास से सिलेक्ट हो गए। मैं और मेरा दोस्त 2 ही लोग थे जो सिलेक्ट नहीं हुए और डांस के लिए। तो उल्टा नहीं होना मैं जब आपने बोला कि डांस आपको कब लगा कि आपको लगना चाहिए कि डांस, तो इसकी मैं पूरी स्टोरीज वहां से ले रहा हूँ कि कहाँ से मुझे लगा। सो वो 2 लोग सिलेक्ट नहीं हुए और 50 लोग का वर्ग पूरा सिलेक्ट, और वो लोग प्रैक्टिस में जाते थे। तो जो लोग स्कूल्स में सिलेक्ट नहीं होते, वो जैसे हमारे क्लास में 2 लोग हैं, दूसरी क्लास में 5 लोग हैं और क्लास में 3 लोग हैं, वो सबको मिला के सर एक अलग से क्लास में रखते थे। और वो क्लास को पढ़ाई करनी है और दूसरे जो सिलेक्ट है उनको जाके प्रैक्टिस करनी है। तो पढ़ाई करने का एक होता था, तो मैंने बोला सर पढ़ाई तो क्यों करें, वो हम लोग भी वहां पे जाके परफॉर्म करेंगे, वहां पे जाके डांस करेंगे, मुझे पढ़ाई नहीं करनी अभी। सो उस टाइम पे सर मैं वापस कोरियोग्राफर सर के पास गया और मैंने बोला कि सर मुझे भी आप प्लीज सिलेक्ट कर लो ना, मैं और मेरा दोस्त 2 ही बाकी है ऐसा करके। तो कि नहीं अभी तो आपको जब स्टेप्स दिया गया था तो आप तो सिलेक्शंस नहीं हुआ था, आप नहीं कर सकते। फिर घर पे आके मैंने मेरी मम्मी को बताया कि मम्मी मैं ऐसा हुआ क्लास में और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मम्मी ने बोला भाई क्या करना है आपको बेटा? तो मैंने बोला मम्मी मुझे भी स्कूल में जाना और परफॉर्म करना है वहाँ पे। तो मेरी मम्मी मेरे पास आई और बताया, कोरियोग्राफर से मिला, तो कोरियोग्राफर ने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मम्मी ने बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरा एक ही बच्चा उसको इंटरेस्ट है कि इसमें कुछ करे पार्ट। तो सर ने बोला कि अभी तो क्या है हमारा सिलेक्शन हो गया है और हमारी कोरियोग्राफी शुरू हो गई है, तो हम लोग तो कोई डांस में हम लोग अभी फॉर्मेशन बन गया है तो डांस में नहीं डाल सकते। तो मम्मी ने रिक्वेस्ट किया तो फिर प्रिंसिपल के कैबिन में लेके गए मैं और मेरी मम्मी, और उन्होंने बोला कि अगर बच्चा इतना इंसिस्ट कर रहा है और मम्मी भी साथ में आई है तो ऐसे एक काम करो 30 रुपीज आप भर दो यहाँ पे और हम आपके बच्चे को कोई ना कोई रोल देंगे। उस टाइम पे 30 रुपीज, यस। सो जो उनका कॉस्ट्यूम्स का, कोरियोग्राफी का, सबका पैसा वो होता था। तो फिर वहाँ से सिलेक्शन हुआ जो आप बोल रहे हो। तो फिर मैंने 30 रुपीज भरे और जैसे डांस की प्रैक्टिस होती थी हम लोग सब नीचे जाते थे, बट सब लोग परफॉर्म करते थे। मुझे कोई भी रोल दिया नहीं गया था। आई थिंक 2 दिन गए, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक
10 दिन के बाद मेरे को कोरियोग्राफर ने बुलाया, बोला यहाँ पे आओ। तो फिर मैं गया और यहाँ पे पीछे खड़े रहो। तो मुझे एक पोजीशन दी गई कि आपको ऐसा करके खड़े रहना है। तब तक मुझे मालूम नहीं था कि मुझे क्यों ऐसे पोजीशन दी गई कि मुझे ऐसा खड़े रहना है, बल्कि आपको ध्यान रखना है आपको कहीं पर भी हिलना नहीं है, ऐसे का ऐसा खड़े रहना है। 4.5-5 मिनट का डांस चलेगा, आपको 5 मिनट तक ऐसे ही खड़ा रहना है। 2 दिन 3 दिन जब तक डांस की प्रैक्टिस चलती रहती थी मैं ऐसे ही खड़ा रहा। लास्ट में जब कॉस्ट्यूम्स आया तब मुझे पता चला कि मुझे एक पेड़ का रोल दिया गया है और मुझे पेड़ बन के खड़ा रहना है वहाँ पे। मैं जब शो शुरू हुआ, हमारा डांस का टर्न था 7th नंबर आया तो पहले प्रॉपर्टी जैसे सेट होती है पीछे से, उसी तरह से अलग अलग प्रॉपर्टी सेट हुई। उसमें से पेड़ की प्रॉपर्टी यानी मैं हूँ और मुझे खड़ा किया गया स्टेज के बिल्कुल बराबर सबसे पीछे, जहाँ से सिर्फ पीछे आगे के 50 लोग मेरे आगे परफॉर्म करने में तो बिल्कुल लास्ट में हूँ। लोगों को दिखाई देता है नहीं दिखाई मुझे मालूम नहीं, मैं लोगों को देख सकता हूँ कि वो लोग इतने सारे मेरे साथ परफॉर्मर है। मैं ऑडियंस को तो देख ही नहीं सकता हूँ क्योंकि आगे 10 से 15 लाइन है और लास्ट में मैं एज अ प्रॉपर्टी खड़ा हूँ। टाइम चलता गया 4-4.5 मिनट 5 मिनट। तब कोरियोग्राफर ने मुझे जब पहले सिखाया गया था, बोले गए जब तक हम लोग नहीं बोले तब तक आपको हिलना नहीं है, श्वास भी बहुत कम लेना है क्योंकि पेट ज़्यादा हिलता नहीं है। तो वो दिमाग में बैठ गया था। तो वो जब सॉन्ग्स खत्म हो गया, सब बच्चे 50 बच्चे बाहर चले गए, मैं वहीं का वहीं ऐसे करके खड़े रहा। नेक्स्ट सॉन्ग के लिए एंकर अंदर आया, एंकर देख रहा है पूरी सब प्रॉपर्टी बाहर है, बंदा क्यों खड़ा है। मेरे आके मेरे शोल्डर पे हाथ रखा, भाई आपका डांस खत्म हो गया पता है। अरे मतलब हाँ सर, बट हमारा कोरियोग्राफर ने बोला जब तक मैं नहीं बोला तब तक आपको हिलना नहीं है। हम लोग वहीं खड़े रहे। तब वो उसको सडनली सरप्राइज हुआ, उससे बोला एक काम करो। उसने अपना जो मेरा यहाँ पे पहना हुआ था, बनाया था हमारा पेड़ का, वो यहाँ से उसने निकाला। यहाँ पे मुझे थर्ड बनाया गया था मुझे बॉडी पे पेंट करके, तो मेरा ऊपर का जो पार्ट उसने निकाला। फिर मुझे माइक लेके पूछा गया कि क्या नाम है आपका। मैंने बोला कुश बैंकर। वो इतना सरप्राइज हो गया क्या बात है। फिर मेरे को शोल्डर जो उन्होंने मेरे खभे पे हाथ रखा, तो वहीं से सब लोगों के सामने लेके गया और वहां पे उन्होंने बोला कि दिस इज कुश बैंकर, जिसको रोल दिया गया तो बहुत अच्छी तरह से निभाया। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किए। तब पूरी ऑडियंस जहाँ पे बैठी थी उन्होंने जबरदस्त तालियों के साथ, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे नाम के साथ इतनी सारी तालियां जब मुझे मिली, तभी से मैंने डिसाइड किया कि मैं फ्लोर नहीं छोड़ूंगा। और वहां से मेरा डांस का जो रियलिटी है कि डांस मेरे दिमाग में वहां से अंदर गया सर। उस दिन से जो जर्नी शुरू हुई जिसने आपको वो किक दिया कि यू वांट टू एंटर इनटू डांस, तो मैं जानना चाहता हूँ सर, डांस आपके लिए क्या है? व्हाट इज डांस अकॉर्डिंग टू यू? सर डांस मेरे लिए पैशन है, डांस मेरे लिए एटीट्यूड है, बिहेवियर है, कॉन्फिडेंस है, लव है, माँ बाप है, भाई बहन है। तो जितना भी मैं सोचता हूँ डांस के लिए, आज तक मैंने किसी के लिए नहीं सोचा है। तो डांस इज एवरीथिंग फॉर मी। हिलता नहीं। अगर जिसको डांस में इंटरेस्ट हुआ वो दुनिया में कुछ भी नहीं करेगा तो चलेगा। डांस ऐसी चीज है सर। तो डांस इज एवरीथिंग फॉर मी सर। ब्यूटीफुल। एंड मतलब हमारे इतिहास में भी आप जब देखेंगे, जब आप थोड़ा पास्ट में जाते हैं, पिछले हुए समय में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि डांस ज्यादातर त्योहारों तक, फेस्टिवल्स तक या शादी ब्याह में, कोई भी फंक्शन में, वहीं तक सीमित था। डांस को कभी भी आज से 10-15 साल पहले बहुत ही चुनिंदा लोग थे या ना बराबर लोग थे जो उसे एज अ करियर देखते थे। यस, जो सोचते थे कि इसमें करियर बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि मैं तो ये भी कहूंगा कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इंसान डांस के करियर में जाता था ना, लोग उसका मजाक भी बनाते थे। 100% मैं आपको ये बोल रहा था, लोग उसका मजाक बनाते थे, लड़कियों जैसी बात करते हैं। लैंग्वेज बहुत सारे टफ होते कि लैंग्वेज लड़कियों जैसी आते थे, जिससे बहुत सारे बड़े से लोग सिर्फ गर्ल्स ओरिएंटेड लोग होते थे। आप पुराने भी सरोज खान देख लो, उस तरह से। तो डांस में करियर रिलेटेड कोई काम लोग नहीं सोचते थे। इवन पेरेंट्स, मैं अपनी बात करूँ अपने फैमिली में, जैन फैमिली से, तो अगर हम लोग पेरेंट्स भी बात करें क्या कर रहा है बच्चा, तो क्या डांस कर रहा है, तो डांस इसमें क्या करने का, वो तो थोड़ी कैरियर होता है। तो उस तरह से लोग डांस को इस तरह से ही देखते थे कि डांस इज नॉट अ कैरियर। कैरियर होता है डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, वकील्स का। ये प्रोफेशन में ही लोग जाते थे और अच्छा सा पढ़ाई करो तो अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। डांस को दूर दूर तक ऐसे कैरियर कोई नहीं जानता था और कोई लेने के लिए तैयार भी नहीं था। धीरे धीरे ये चीज आगे बढ़ती गई, फेस्टिवल से लोगों तक गई, लोगों के घर तक गई। जैसे बोला संगीत संध्या, उस तरह से धीरे धीरे डांस बढ़ता गया। और उसके बाद आया रियलिटी शो। उस टाइम पे चल रहा था बुगी बुगी, उसके बाद डांस इंडिया डांस। अभी तो बहुत सारे सुपर डांसर्स, बहुत सारी रियलिटी शोज आए। उसके तब अभी से ऐसा हो रहा है कि डांस एज अ कोरियोग्राफर एक करियर के हिसाब से भी आप कर सकते हो।
और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डांस के लिए आपको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे डांसर्स के लिए आपको ज़रूर है आपकी खुद की एक टेक्निक और बहुत सारा प्रैक्टिस। बिल्कुल। सो आपने पूरी जर्नी देखी है सर, जब डांस सिर्फ त्योहारों में था, फिर जब डांस एक हॉबी बना, और अब डांस जब एक करियर बना, एंड अब जब डांस एक इंडस्ट्री बन चुका है। यस। अपनी पूरी जर्नी देखी है। सो आपके एक्सपीरियंस से डांस का इवोल्यूशन पिछले इतने सालों में कैसे हुआ है? आपने कहा रियलिटी शोज में, आपने खुद भी कई सारे रियलिटी शोज में एज अ जज आपने पार्टिसिपेट किया है, कई सारे रियलिटी शोज में आपके स्टूडेंट्स भी गए हैं, एंड हम देखते हैं कि लोग आज कहते हैं कि यार ये तो स्क्रिप्टेड शो है, यार ये तो फिक्स्ड होती है सभी चीजें, ये यही जीतने वाला है, सब फिक्स हो चुका है। सो कितना सच है सर वो? सर ये बिल्कुल सच नहीं है। कोई चीज जब तक ऐसे होता है कि जब सिलेक्शंस होता है तो अपना सिलेक्शन नहीं होता है तो लोगों को लगता है द्राक्ष खट्टी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर 100% मेहनत करते हो, प्लान करते हो, 100% काम करते हो, उसके ऊपर तैयारी करते हो उसके लिए जबरदस्त, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सर आपको आगे बढ़ने के लिए। और जो हमने बात की कि आपने किस तरह से इसका शुरुआत हुआ इन माय लाइफ। सो मैंने शुरुआत किया था जैसे एज ए करियर ओरिएंटेड। मैंने जब सोचा कि मैं डांस में जाऊंगा तो अचानक से कोई बड़ा कुश बैंकर या रेमो डिसोजा या सरोज खान अचानक या गणेश आचार्य ऐसे नहीं बनते सर। बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारे साल लगते हैं। तो मैं मेरी करियर की शुरुआत की ही बात करूँगा। जैसे मैंने सोचा कि मैं पहले जब मुझे डांस जब मेरे लगा कि मैं एक अच्छा डांसर हूँ, मैं खुद जब मैंने सोचा तो फैमिली फंक्शन में सर मैं जाता था, जहाँ पर भी फैमिली फंक्शन, दोस्त लोगों की शादी है या फ्रेंड्स की कहीं उसकी सिस्टर की शादी है, ब्रदर की शादी है, तो मुझे ऐसा बुलाया जाता था और हम लोग जाते थे। तो मैं साइकिल में जाता था, उसके घर पे जाता था, 2-2, 3-3 घंटे लोगों की वेट करता था। जब लोग आए उसके बाद मैं उनकी कोरियोग्राफ करता था जब, और फिर मैं साइकिल पे वापस आता। मैंने आज तक कभी भी पैसा नहीं लिया, कोई उसका पैसा। मुझे इससे इंटरेस्ट था कि नहीं यार मैं सिखाऊं, मुझे इसमें मजा आता था और मैं उसी मजे के लिए मैं काम करता था, नहीं उसमें से कोई मैं अर्न करता था। ऐसे 3-4 बार मैंने काम किया। बहुत सारे लोग वहाँ पे उनकी जो पूरी संगीत संध्या इसके लिए हिट हो गई, बिकॉज हमने कोरियोग्राफ किया वहाँ पे, अच्छे से गरबे सिखाए, अच्छा सा डांस सिखाया और बहुत अच्छे तरह से वो पूरा इवेंट हुआ। अचानक से मेरा एक दोस्त आया और बोलता है तू ऐसे ऐसे करा था, उसमें तुझे पैसा मिल रहा है? मैंने बोला नहीं यार मेरे को तो कोई पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि इतना सारा टाइम तो बिगाड़ता है तो तू करेगा क्या है, डांस से कुछ कमाई नहीं होती तेरी? नहीं होते। तो क्या तू सामने से जाएगा ना तो तेरा वैल्यू नहीं रहेगा, तो एक काम कर, ये मेरे शॉप की है, तो यहाँ पे डांस क्लास शुरू कर, लोग तेरे वहाँ आएंगे तो कुछ ना कुछ तो देके जाएंगे। तो मैंने बोला आइडिया तो बुरा नहीं है, चलो देखते हैं। आप सोच नहीं सकते, मैंने 2 महीने, उस टाइम पे टैप चलता था, कैसेट में टैप डालो और कैसेट्स करो और प्ले करो, रिवर्स करो, फॉरवर्ड करो, उस तरह से सॉन्ग्स। उसमें कैसेट में जो भी सॉन्ग आपको अच्छे लगते हैं तो वहाँ पे एक होता था जहाँ पे जाके आपको बोलना पड़ता था इसमें ये सॉन्ग डालना है, वो भी 3-3, 4-4, 5-5 दिन के बाद वो सॉन्ग डाल के आपको वापस देता था। हाँ, तो इस तरह से पूरा था। उसके बाद तो CD, देन DVD, और अभी तो पूरा एक सिस्टम ही चेंज हो गया। बट मैंने शुरुआत किया था और कैसेट के साथ। तो डांस क्लास तो शुरू किया, बट स्टूडेंट्स कहाँ से आए? तो जो जगह पे मैंने कोरियोग्राफ किया था, जो फैमिली फंक्शन में, वो सब जगह पे जाके मैंने वापस बोला कि मैंने ऐसा क्लासेस शुरू किया है, ये है वो है। सर आप बिलीव नहीं करोगे, एक भी बंदा नहीं आया वहाँ से। मुझे एक भी बंदा, 2 महीने तक मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की अपनी क्लासेस के अंदर। फिर मैंने सोचा यार ये तो मैं 5-5 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा तो अच्छा हो रहा है बट कोई आ नहीं रहा है, तो हम लोग कितना वेट करें। तो सर मेरा जहाँ पे मेरा क्लासेस था वहाँ पे नीचे एक पानीपुरी का शॉप था। फर्स्ट फ्लोर में मेरा क्लासेस था, नीचे पानीपुरी का एक शॉप था। वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ पानीपुरी खाने आती थी। तो मैंने सोचा यार इनको कैसे हमारे तरफ अट्रैक्ट करें, किससे लगे कि ये लोग हमारे विजिट करें क्लासेस के। तो मैंने टैप के जो साउंड्स की जो छोटे छोटे स्पीकर्स थे वो मेरे लॉबी में बाहर पर रख दिए, तो साउंड्स रोड पे जाए, और मैंने सॉन्ग्स प्ले किया और फुल वॉइस पे उसको स्टार्ट किया। तो सॉन्ग्स शुरू हुआ तो जब पानीपुरी खाते खाते सब लोग ऐसे ऊपर देखे, अरे बंदा क्या कर रहा है, बंदा क्या कर रहा है। तो रोड पे गाड़ियां भी ब्रेक लग जाए, इतना बड़ा साउंड लोगों को लगे। ऊपर सबको विजन आए कि क्या है, किस तरह से, क्यों इतना बड़ा म्यूजिकल फेस्टिवल है, क्यों ऐसा कर रहा है बंदा। फिर उसी में से 4-5 दिन के बाद
4 से 5 लड़कियां मेरे पास ऊपर आई और मुझे डांस करते हुए देखा उन्होंने। तो बोला सर आप बहुत अच्छा डांस करते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है? तो मैंने बोला मैं डांस सिखाता हूँ यहाँ पे। तो वो बोल रहे हम भी क्या डांस सीख सकते हैं? तो मैंने बोला डेफिनेट सीख सकते हैं। तो मैंने बोला आप 5 को सीखना है? तो उससे एक दूसरे के साथ बात किया थोड़ी देर, बोले हाँ 5 को सीखना है, कैसे हम लोग शुरू करें? तो मैंने बोला, उन्होंने पहले मुझे पूछा कि सर आपकी फीस क्या है? तो आई थॉट कि मैंने वो भी नहीं सोचा था कि मैं फीस क्या लूंगा। तो मैंने बोला आप सबके पास कितने कितने पैसे हैं? तो किसी ने 20 रुपए निकाले, किसी ने 30 रुपए निकाले, किसी ने 50 रुपए निकाले, किसी ने 100 रुपए निकाले। तो सब लड़कियों का इकट्ठा मिलके 350 रुपए उनके पास, 350 रुपए। बोले अंकल हमारे पास 350 रुपए है। तो मतलब अगर आप ये 350 रुपये आज भर देते हो तो मैं आपको 1 महीने तक एक भी पैसा नहीं लूंगा। और ये 350 रुपये से उस दिन से वो मैंने इकट्ठा किया और सबको मैंने शुरू किया। और उसी दिन से मैंने डिसाइड किया कि मैं मंथली 350 रुपीज पर पर्सन लूंगा, ये मेरी आज से फीस है। और आज भी वो लड़की का नाम मुझे याद है जिसने सबसे पहले हमारे एकेडमी में आए थे, किंजल करके एक लड़की थी जो हमारे एकेडमी में सबसे पहला पैसा भरा था और पूरी टीम के लेके वो आई थी, दिस इज किंजल। तो आज की तारीख में वो 350 रुपये है और वहां से उस शुरू किया। तो आज मेरे फॉर्म्स भी 350 रुपये है। तो इतना बड़ा सा चेंज हुआ है। और वहां से मेरी डांस की कैरियर, मेरी डांस की शुरुआत हुई कि एक जर्नी जो बोलते हैं कि 5 लड़कों के साथ मैंने आज किया और आज 50 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं करा चुका हूँ। मोर देन 100 स्कूल्स और कॉलेजेस में मैं जाता हूँ फॉर सिखाने के लिए। और इंटरनेशनल और नेशनली भी बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल्स, इंटरनेशनल शोज हम लोग डिजाइन करते हैं। बहुत सारा मेरा ट्रूप है, बहुत सारे ग्रुप के साथ काम करते हैं। यहाँ तक कि जहाँ तक मैंने जब आपके बारे में मैं देख रहा था तो आपको यूएस एम्बेसी में भी आपको यस यूएस एम्बेसी में मुझे फेलिसिटेट किया गया, यूएस एम्बेसी में प्रमोट किया। वहाँ पे मैंने मेरी फिल्म 21 दिवस को भी मैंने वहाँ पे प्रमोट किया। यूएस एम्बेसी से भी मुझे बहुत एक बड़ा सा अवार्ड मिला है फॉर दैट के आज इतनी बड़ी जर्नी में इतने सारे लोगों को तैयार किया है हमने। और बहुत सारे लोग आज अपनी खुद की कैरियर डांस के साथ रन कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोकेशंस पे, अहमदाबाद से बाहर, बेंगलोर, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, महसाणा, भुज, इंटरनेशनल कनाडा और यूएसए, वहाँ तक मेरे स्टूडेंट्स हैं जो आज डांस के जरिए अपना मनी अर्न करते हैं, अपनी कैरियर रन करते हैं। ब्यूटीफुल। एंड आपने अब तक 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है अबाउट डांसिंग। That itself is a very big achievement and I must congratulate you for that. Thank you, so kind of you, sir. तो आपका एक एक्सपीरियंस जो रियलिटी शोज का है, तो आज डांस हम देख रहे हैं सोशल मीडिया जब से आया, इंस्टाग्राम जब से आया, हर एक इंसान जिसको डांसिंग का कभी ना कभी वो इच्छा है या हॉबी है, वो हम अपनी वीडियोस बना के इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, रील्स में डाल रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं। एंड यहाँ से एक बड़ा ही अच्छा वेव क्रिएट हुआ है इन द डांस इंडस्ट्री। एंड इसी वेव के साथ साथ जो आपने कहा कि अब एक बहुत सारे रियलिटी शोज भी आ चुके हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, जहाँ पे आप वो लेवल पे आसानी से पहुंच सके। सो आज किसी भी इंसान को अगर कोई भी रियलिटी शो के लिए प्रिपेयर करना है, लेट अस से एनीथिंग, इंडियाज बेस्ट डांसर या डांस इंडिया डांस या एनी अदर कंपटीशन, सो उसके प्रिपरेशन के पीछे क्या थॉट प्रोसेस उस इंसान का होना चाहिए? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है क्योंकि ये कैरियर ओरिएंटेड काम है और इसके लिए सबसे पहले मैं हर कोरियोग्राफर को और डांसर्स को बोलूँगा कि पैशन और फैशन, ये दोनों चीज़ ऐसी है कि पहले तो अपने आप में इतना पैशन और दूसरा प्रैक्टिस। यहाँ पे बहुत सारे लोग डांसर से बहुत शॉर्टकट लेते हैं। शॉर्टकट यानी 2-3 महीना प्रैक्टिस किया, बोले चलो अब हम लोग जाएंगे, हम अभी तैयार हो गए और हम लोग पार्ट करते हैं। सर ये इतना ईजी नहीं है सर। सबसे पहले डांस के लिए अगर मैं बोलूँ तो जैसे हम लोग गुजराती थाली होती है जिसमें स्वीट भी होता है, फरसाण भी होता है, पूरी भी होती है, सब्जी भी होती है, चटनी भी होती है, तो एवरीथिंग। तो डांस में भी ऐसे ही फॉर्मेट्स होते हैं सर। डांस में आप कभी भी एक लैंग्वेज से आगे नहीं बढ़ सकते हो। पर्टिकुलर इंडिया की जो मैं बात करूं तो आपको कंटेंट भी आना चाहिए, जैज भी आना चाहिए, फंक भी आना चाहिए, लिरिकल भी आना चाहिए, हिप हॉप भी आना चाहिए, बॉलीवुड भी आना चाहिए, डांस की सालसा भी आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे डांस के अलग अलग फॉर्म्स है जो आपको हर फॉर्म्स में बहुत क्लीन होना है, सबसे बड़ी बात है। तो पहले हर चीज खानी और उसके बाद आप डिजाइन करो कि मैं हिप हॉप करूंगा या मैं लिरिकल करूंगा या मैं रोबोटिक करूंगा।
तो उससे पहले तो आपको एक अच्छा डांसर बनना है। कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जाने से पहले जरूरी है हर चीज में आप क्लीन हो, और उसके बाद जिसमें आपका कॉन्फिडेंट लेवल, जिसमें आपकी एटीट्यूड, स्टाइल आपकी खुद की बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी आप प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद उसमें आप डेवलप हो, वो तो आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि हर टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे स्टूडेंट आपको नहीं मिलेंगे सिर्फ मैं तो सब हिप हॉप ही सिखा दो, कोई दूसरे कंटेंट के स्टूडेंट है तो कहाँ जाएगा, वो अलग तो कोरियोग्राफर रखेगा नहीं। कोई भी एक डांस क्लास में जाएगा वहां पे आपको सब चीज अगर आती है तो कोई भी स्टूडेंट्स आपको छोड़ के नहीं जाएगा। अभी तो इतना इजी हो गया, गरबा भी चल रहा है, कोई आके गरबा क्लासेस बिफोर, अभी नवरात्रि से पहले गरबा भी 2-3 महीने लोग प्रैक्टिस कर लेते। तब डांस क्लास का जो हिप हॉप वाला है तो हिप हॉप वाला भी क्लास आपको चलाना है, कंटेंट भी आपको चलाना है, गरबा भी आपको चलाना है, और रात को आपको संगीत संध्या की प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आपको ये सब आता है तो आप एक अच्छी कैरियर के साथ, एक अच्छे मनी अर्निंग के साथ, एक अच्छे डांसर के साथ, अच्छे कोरियोग्राफर के साथ आप इसमें बहुत आगे जा सकते हो। दिस इज द रियली कैरियर, और रिस्पेक्ट के साथ। पहले इतना रिस्पेक्ट नहीं था जब तक रियलिटी शोज नहीं आए थे। बहुत सारे कोरियोग्राफर इस तरह से जर्नी नहीं की थी, बट सरोज खान और अहमद खान, रेमो डिसूजा सर, बहुत सारे ऐसे जिन्होंने इंडिया में डांस के लिए, कोरियोग्राफर के लिए पूरा दुनिया का दरवाजा खोल दिया है सर। बिल्कुल। एंड कहीं ना कहीं जब ये पूरी दुनिया हमारे लिए ओपन अप हुई है तो कई सारी नई चीजें हम बाहर से भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जैसे कई सारी ऐसी स्टाइल्स हैं जो शायद इंडियन स्टाइल्स नहीं है, बट आज भी उसके ओरिजिन कंट्री से ज्यादा हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। यस डेफिनेट। सो जैसे हर एक फील्ड में होता है, आपको कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रहना पड़ता है। यस क्योंकि डांस भी एक ऐसी चीज है, जैसे डांस को मैं अगर कंपेयर करूँ तो वो थोड़ा बहुत फैशन से कनेक्ट होता है। डेफिनेट सर। कि हर थोड़े टाइम पे एक नया ट्रेंड आता है, हर थोड़े टाइम पे एक नया स्टाइल आता है, हर थोड़े टाइम पे एक नया वेरिएशन आता है। तो हाउ डू यू स्टे अपडेटेड सर? क्योंकि आप इतने लोगों को सिखा तो रहे हैं, आप इतने शोज कर रहे हैं, इतनी कोरियोग्राफीज आप डिजाइन कर रहे हैं, तो आप नई पैटर्न्स, नई स्टाइल्स, नई टेक्निक से कैसे अपडेटेड रहते हैं? सर हमेशा अपडेटेड तो जिस तरह से आपने बोला रील्स के साथ, और उसी तरह से लोग अपडेट रहते हैं, और मैं हमेशा अपडेट रहता हूँ प्रैक्टिस के साथ। मैं मैक्सिमम प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं आज तक जब तक जितने भी नए सॉन्ग्स आए, मैं सॉन्ग्स पहले सुनता हूँ लेटेस्ट, और सॉन्ग सुनने के बाद इस सॉन्ग्स को मैं किस तरह से करूँ, उससे पहले मैंने वीडियो नहीं देखता हूँ। सॉन्ग्स आता है उसको सुनता हूँ, मैं खुद उसके ऊपर कोरियोग्राफ करता हूँ कि अगर लेटेस्ट सॉन्ग्स आए तो वो लेटेस्ट सॉन्ग किस तरह से मैं कोरियोग्राफ करूँगा। उसके बाद मैं वो चीज़ देखती हूँ कि ओरिजिनल कोरियोग्राफर ने किस तरह से उसको डिज़ाइन किया है। तो आप सोच नहीं सकते, बिलीव नहीं कर सकते, कम से कम 60% मेरे और सर के स्टेप मैच होते हैं जो मैंने कोरियोग्राफ किया है, और मैं अपनी तरह से कोरियोग्राफ करता हूँ। वहाँ पे उन्होंने क्या थॉट्स, क्या प्रोसेस किया है, क्या सिचुएशन के साथ किया है, और मैं यहाँ से प्रोसेस करता हूँ। फिर भी हमारे बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो मैच होते हैं, मिक्स होते हैं, तो उससे आप अपने आप को पता चल सकता है कि हम लोग किस तरह से आगे जाए। और दूसरा डेवलप होने की बात है तो इज ऑलवेज, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रैक्टिस के साथ मैं आज भी सर 2 घंटे अपने आप के लिए, अपनी स्टाइल्स के लिए मैं हमेशा सर प्रैक्टिस करता रहता हूँ। प्रैक्टिस ऐसा चीज़ है डांस के लिए, और फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है फॉर दैट। तो मैं जब जितना भी प्रैक्टिस करता हूँ तो हर मूव में मैं अपना अलग ट्रेंड डालता हूँ कि आज अगर 18 साल का कॉलेज स्टूडेंट्स आ रहा है तो उसको क्या पसंद आएगा, उसका कौन सी स्टाइल पसंद आएगी। स्लो सॉन्ग्स जा रहा है फिर भी मुझे कुछ अंदर डालना है, तो मैं कौन से स्टेप्स अंदर डालूंगा, कौन सी सोच के साथ मैं जाऊंगा, इसको पसंद आएगा। अगर यही चीज़, यही सॉन्ग अगर 45 इयर्स की लेडीज के ग्रुप कर रहा है तो मैं कौन से स्टेप के साथ उनको कराऊंगा कि उनको भी मजा आए और वो बहुत इजीली कर पाए। तो ये हर कोरियोग्राफर की थॉट प्रोसेस होती है कि मैं किसके साथ ये प्ले करने वाला। 6 साल से बच्चे से लेकर 60 साल तक के कौन से बीच में आपको किसको सिखाना है, उसके ऊपर आपको बहुत मायने रखते हैं आपकी सॉन्ग्स की स्टाइल और अपनी खुद की स्टाइल आप किस तरह से उन पे अप्लाई करें। आप अगर सोचो, अगर आपने पढ़ाई की है, मैंने भी पढ़ाई की है, तो हमको वही सर अच्छे लगते हैं जो सर बहुत इजीली हमको सिखा सकते हैं, वही सब्जेक्ट हमको अच्छे लगते हैं। अगर आप साइंस करें तो अगर केमिस्ट्री के सर बहुत अच्छी तरह से आपको सिखा रहे हैं तो आपको वो केमिस्ट्री उस टाइम पे अच्छी लगेगी। अगर 11th में और 12th में केमिस्ट्री के सर चेंज हो गए
और सर बराबर नहीं हो रहे तो आपको और फिर उसके बाद आप जो फिजिक्स का सर अच्छे है तो आपको फिजिक्स अच्छा लगेगा। जैसे हिस्ट्री में है, साइंस में कि अगर साइंस के मैडम अच्छे हैं, वो बहुत इजीली लैंग्वेज से हमको समझा रहे तो हमको साइंस अच्छे लगेगा, हमको साइंस में ज़्यादा मार्क आएगा। तो इसी तरह डांस में भी है सर, किस तरह से कोरियोग्राफर आपको सिखाते हैं, कितनी इजी मूव के साथ आपको सिखाते हैं, उसी तरह से लोग आगे चलते हैं और बहुत लोग इसमें कैरियर ओरिएंटेड है सर। लाखों लोग इसमें से पैसा कमा रहे हैं विद द रिस्पेक्ट, और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं मेरे से भी आगे, मेरे से सीखे हुए हैं, मेरे से भी आगे बहुत सारा काम कर रहे हैं सर। बिल्कुल, तो कहते हैं ना गुरु से भी शिष्य आगे होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज बहुत ऊपर है सर, और हमारा ब्लेजिंग ऑलवेज उनके साथ रहता है। आज भी कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट है कि ये सर ने मुझे सिखाया था और आज मैं यहाँ पे हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब सर कहते हैं कि एक 18 साल का कॉलेज जाने वाला लड़का भी कर सकता है या फिर एक 60 साल का एक सीनियर इंसान भी कर सकता है, सो मेरा सवाल आपसे बहुत ही सिंपल है, क्या ABCD सच है? Anybody can dance, क्या ये सच है? फॉर दैट मैं बोलूँगा सर EBCD, एवरीबडी कैन डांस सर। सर डांस अपने आप में एक थेरापी है सर, डांस अपने आप में एक नशा है, डांस अपने आप में एक बिहेवियर है, डांस आपका स्ट्रेस दूर करता है, डांस इज एवरीथिंग। अगर आपने म्यूजिक अपने आप में एक नशा है सर, आप अपने म्यूजिक के साथ बैठे बैठे भी सर आप अपना गुनगुना सकते हो, विद द क्लैप और एटीट्यूड कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो बैठे बैठे भी। डांस अपने आप में इतनी सारी चीजें सर, अगर आपने शुरुआत किया तो आपको कभी भी टैबलेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100%। बिकॉज कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, जब आपकी बॉडी में मूवमेंट होती है तो आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको अच्छा फील करवाते हैं। यस। एंड कहीं ना कहीं वही स्ट्रेस आपसे आपके दिमाग में कम करता है, क्योंकि आपका फोकस अब एक दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है। यस सर, एब्सोल्युटली एग्रीड सर। एंड आपके लाइफ का एक दूसरा पहलू है योर बॉलीवुड कंट्रीब्यूशन। यस। सो आपने रियलिटी शोज में भी बहुत अच्छा काम किया है। आपने अहमदाबाद में अपने सेंटर्स में, आप पूरी दुनिया में आपने जहाँ पे भी शोज किए हैं वहाँ पे आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। उसी के साथ साथ यू हैव वर्कड विद ऑलमोस्ट ऑल द सेलिब्रिटीज इन बॉलीवुड। यस सर। सो खास करके आपने किंग खान yes. शाहरुख खान के साथ काम किया हुआ है। सो आप उनके साथ का कोई अगर एक इंसिडेंट शेयर करना चाहें? शाहरुख सर की मैं बात करूँ तो शाहरुख सर का बहुत टाइम पहले एक रियलिटी शो आता है, शाहरुख टॉक शो विद द बोमन ईरानी। और उस टाइम पे सर का काम था यहाँ पे क्लब में, कर्नाटकी क्लब में उनका शो था, और हमको इनवाइट किया गया था एज अ डांसर्स। तो हमारी पूरी टीम, और उनको सॉन्ग दिया गया था। उनका उस टाइम पे सबसे हिट फिल्म थी चेन्नई एक्सप्रेस, और हमको सॉन्ग दिया गया था लुंगी डांस। तो हम वी आर रेडी टू आवर टीम, हमारी टीम के साथ हम लोग पूरा रेडी थे। और सडनली एक दिन पहले शाहरुख सर की टीम के वहाँ से हमको फ़ोन आता है और बोलते हैं सर कि सर कोई प्रोफेशनल टीम के साथ परफॉर्म नहीं करना चाहते। तो हमने इतनी सारी प्रैक्टिस की है, और पूरी टीम, क्योंकि शाहरुख को मिलना एक अलग से नशा होता है टीम का, तो पूरी टीम ऐसे बैठ गई कि यार सर हमने इतना प्रैक्टिस किया है और अब सर ना बोल रहे। तो फिर मैंने, और उसके बाद 10 मिनट के बाद वापस फोन आता है, शाहरुख सर प्रोफेशनल टीम के साथ नहीं, बच्चों के साथ सेम सॉन्ग परफॉर्म करना चाहते हैं। सर आप सोचो, दूसरे दिन सॉन्ग है, रात को 10 साढ़े 10 बजे आपको फोन आता है कि आपको प्रोफेशनल टीम नहीं करेगी, आपका छोटे बच्चों की टीम हमारे साथ परफॉर्म करेगी। तो आपको रात को, और वो भी बोलते हैं नॉट मोर देन 6 to 12, 6 साल से 12 साल के बड़ा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए, और एक कोई प्रोफेशनल नहीं है। तो मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग बात हो जाती है कि सर इतने जो जिंदगी में स्टेज पे नहीं गए, परफॉर्मेंस नहीं किया है, और उसी बच्चों के साथ शाहरुख सर परफॉर्म करना चाहते हैं विद द लुंगी डांस। तो मैंने सिलेक्टेड, मेरे एकेडमी से सिलेक्टेड 12-15 बच्चे इकट्ठा किए। रात को 11 बजे हमने सबको फ़ोन किया। बहुत सारे बच्चे तो रात को दूसरे दिन स्कूल होता है, सो जाते हैं ऐसा। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हर पेरेंट्स को बोला सुबह 7 बजे आपको आना है, और मैं एक सरप्राइज आपको देने वाला हूँ। तो लोग इतने ट्रस्टेबल थे, लोग तो कि सरप्राइज सर क्या सर फोन पे बता सकते हो? मैंने बोला हाँ डेफिनेट बता सकता हूँ। मैंने बोला शाहरुख खान के साथ आपको परफॉर्म करना है। तो बहुत सारे बच्चे तो वहाँ गद्दे में कूद गए, अरे क्या बात करते हो सर, सही है, आप आपसे जॉब कर रहे हो हमसे? तो बोला नहीं सर सही है, मैं हम आपको शाहरुख खान के साथ हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं।
और दूसरे दिन वैसे हर बच्चे हमारे क्लासेस में 10 मिनट 15 मिनट लेट आते हैं। 7 बजे टाइम दिया था, 6:30 पे सब बच्चे आ गए थे। मैं लेट हुआ था, मैं एग्जैक्ट 7 बजे पहुंचा था। और उसके बाद मैं 7 से सुबह 12 बजे तक प्रैक्टिस किया। आप बिलीव नहीं करोगे सर, वो 12 बजे की प्रैक्टिस में एक भी बच्चे ने ऐसा नहीं बोला कि सर खाना, सर भूख लगी है। तो वो लोग भी इतने डेडिकेटेड थे कि हमको शाहरुख खान के साथ काम करना है, दिस इज द किंग खान। तो वो एक दिमाग में था, हमने सर को प्रैक्टिस किया। सबसे बड़ी बात अभी जो मैं सर के बारे में बताना चाहता हूँ, मेरी साइड का और था कि मेरा क्या पूरा रोल रहा। लेकिन जब हम लोग क्लब के बैक स्टेज पे थे, शाहरुख सर आ रहे थे, सबसे पहले बोमन ईरानी सर का एंट्री हुआ। बोमन ईरानी सर ने बोला कि नाउ द किंग खान शाहरुख खान इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू विद द स्पेशल सॉन्ग्स। तो जब अनाउंस हुआ तो सर ने, आप सोचो इतना बड़ा आदमी कि मास्टर जी कहाँ पे है, तो उन लोगों ने बोला कि सर ये रूम में है और जो छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर ही है। तो क्या सबसे पहले मैं इनके साथ फोटो करता हूँ, इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस में लाता हूँ और फिर मैं परफॉर्म करेंगे हम लोग साथ में। फिर मुझे बुलाया गया, मुझे बोला एवरीथिंग इज ओके। मैंने बोला सर कल ही मुझे पता चला और सुबह ही मैंने प्रैक्टिस किया है, बट बच्चे बहुत छोटे हैं और सर आप संभाल लेना। बोले नहीं वो तो बच्चे, तेरे बच्चे हमको संभाल लेंगे, तो टेंशन मत लो। तो बोला सेम अपने कोरियोग्राफर बोले सर मैंने सेम ही किया है, तो कोई बात नहीं, अगर कहीं पे गलती हो रही है, शाहरुख क्या बोलता है, अगर कहीं पे गलती आपके बच्चों से हो रही है तो उनका स्टेप मैं फॉलो कर लूंगा, आप चिंता मत करो, दिस इज द शाहरुख खान। वाओ। तो बोले अगर वो जो स्टेप्स कर रहे हैं वो मैं कर लूंगा और डोंट वरी, और किसी को पता नहीं चलेगा, इट्स ओके। सो बस इतनी मेरी सर से बात हुई और सर बोला चलो चलते हैं, और फिर हम लोग सब साथ में स्टेज के ऊपर गए। और वहां पे एक कंप्लीट करने के बाद, सोचो आप, एक कंप्लीट होने के बाद सॉन्ग खत्म हो गया, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। जब तक छोटे बच्चे नीचे नहीं उतरे तब तक तालियां गिरती रही। और तब मैं जब नीचे जा रहा था तो सर ने बुलाया मुझे एक्सक्यूज मी करके। मैं सर वापस आया, मेरे शोल्डर पे हाथ रख के बोलता है दिस इज द कुश बैंकर बंदा है, और कल रात को इनको हमने सॉन्ग से किया और एक छोटे बच्चों को इन्होंने कोरियोग्राफ किया। सर मेरी छाती इतनी बड़ी हो गई कि शाहरुख खान मेरा नाम देके बुला रहा है और स्टेज पे मुझे इतना, और लोगों को इंट्रोडक्शन दिया कि डांसर्स को और कहीं और को अगर तैयार करना होता है एक कॉमन बात है, बट जब छोटे बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को 1-3 घंटे में तैयार करके यहाँ पे परफॉर्म करके लाना बहुत बड़ी बात है। तो दिस इज पॉसिबल ओनली टू कुश बैंकर सर। तो मेरे लिए एक अवार्ड से जब बड़ी कोई बात नहीं थी कि शाहरुख खान सर के मुंह से मेरा नाम निकले और मेरी बात हो। तो दिस इज द एक्सपीरियंस विद द शाहरुख खान। किंग खान ऐसे नहीं बनते सर, बहुत लेजेंड पर्सन है, बहुत डाउन टू अर्थ है। हम लोग अंदर से जब शुरू नहीं हुआ था तब तक अंदर से इतना घबरा रहा था मैं कि यार मेरा बच्चा गलती करेगा तो क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि जो बच्चा आपका गलती करेगा वही मेरा स्टेप बनेगा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसलिए तो कहा जाता है ना सर के लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ह्यूमिलिटी, एक डाउन टू अर्थ रहना, एक सिंपल नेचर होना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है सर, बहुत ज्यादा। आई बिलीव एसआरके इज अ लिविंग एग्जांपल फॉर इट। लोग बोलते थे सर ऐसे है, बट जब तक मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया था, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि क्या इतना बड़ा, और चेन्नई कितनी सारी फिल्म, किस लेवल की हिट फिल्म, और शाहरुख यानी जो नीचे उनके लिए जो पागलपन थे, जो नीचे कम से कम 20,000 पब्लिक सिर्फ उनका हाथ देखने के लिए जो खड़ी थी, वहां पे इतना धक्का मुक्की हो रही थी और उनके साथ मैं खड़ा हूँ, वो मेरे शोल्डर के ऊपर हाथ रख के बात कर रहे हैं और इतनी इजीली। यार मैं सोच नहीं सकता, आज मेरे रूबम्स खड़े हो गए देखो कि यार शाहरुख सर ने मुझे ऐसा किया गया। once in a lifetime moment sir, once in a lifetime moment sir, सही। and आपने इतने लेजेंडरी एक्टर्स के साथ साथ आपने लेजेंडरी कोरियोग्राफर्स के साथ भी उतना ही काम किया है। yes sir। Be it the late सरोज खान जो डांस के इंडस्ट्री के वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट कोरियोग्राफर्स रह चुके हैं, या इवन आज रेमो डिसूजा और टेरेंस लुइस, ऐसे कई सारे नाम हम जानते हैं। तो आप उनके साथ के कोइंसिडेंस है जस्ट लाइक माय बिग ब्रदर, उनके लिए तो बहुत कुछ ऐसा है कि जब भी मैंने मुंबई में सबसे पहले कदम रखा था तो रेमो सर ने मेरी हाथ पकड़ा है, रेमो सर ने मेरी इज लाइक दैट के। और सबसे पहले जब सर के ऑफिस में मेरी उनकी मुलाकात हुई
और मैं वहाँ पे गया था कि मुझे सर इस तरह से है और मैं आपकी फ्रेंचाइजीज अहमदाबाद में ओपन करना चाहता हूँ, रेमो डिसूजा डांस एकेडमी। सबसे पहले मैं आई थिंक मैं 1:30 को गया था। मैं सिर्फ और सिर्फ DID में सर को देखा था स्क्रीन के ऊपर, और तब जाके मैंने बोला रेमो सर मेरे सामने, माय गॉड, माय इज लाइक दैट, क्या आपके गॉड जिसको आप हमेशा देखते हो हमारे सामने है, और आपका नाम पूछते, यस यस, सुबह हमारी बात हुई थी, क्या नाम कुश, मैंने यस सर आ जा। तो सर उस टाइम पे 1:30 हो रहा था और सर का लंच का टाइम था। अब सोच रहे वो कितना इजी बंदा है। अभी आया, मैंने हाँ सर अभी ट्रेन से आया हूँ और 12:30 बजे मेरी ट्रेन उतरी और मैं अभी 1:30 तक मैं अंधेरे उनके स्टूडियो पर पहुंचा था। तो क्या खाना खाया? मैंने बोला नहीं सर, चला आ जाए। तो मैं इधर जैसे ड्रूज रहा कि मैं सर मेरे को सही में बोल रहे आजा। अरे आ जाना, क्यों रुक रहा है ना? सही में सर? अरे यार क्या सही में। सो लंच ऑफर किया। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि इज अ रेमो डिसूजा, जिसको मैं पहली बार मिल रहा हूँ, और ये टोल्ड में कि कुछ तूने खाना खाया कि नहीं खाया, चलो। और मैंने आज की तारीख में सर सर को मैंने रिक्वेस्ट किया सर कि क्या मैं सर आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? अरे यार तू अपना खाने में ध्यान रखना, मैं तो पूरे तेरे साथ ही हूँ पूरी जिंदगी, डोंट वरी, सेल्फी नहीं बहुत सारा मैं तेरे साथ पिक करूंगा। तो सर के साथ मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हुई और सर के साथ उसके बाद मैंने बहुत सारा काम किया। बट इतने डाउन टू अर्थ है कि जो बंदा पहली बार किसी को मिलता है और डायरेक्ट बोलता है कि खाने का टाइम है, जस्ट कम एंड सिट विथ मी विथ लंच, तो इतनी इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इज रेमो डिसूजा। मैं टेरेंस सर की बात करूँ, टेरेंस लुइस, USA में सर हमारा दिवाली एक टाइम स्क्वायर करके बहुत बड़ा शो होता है USA में, टाइम स्क्वायर के ऊपर। तो जब परफॉर्मेंस का टाइम था तो जो इनॉग्रेशंस बोलते हैं कि सबसे पहला परफॉर्मेंस, जब स्क्रीन खुलती है और सबसे पहला परफॉर्मेंस टेरेंस लुइस सर का था विथ हिज टीम। और तब मैं भी खड़ा था, जब मेरा 6 या 7वां परफॉर्मेंस था, मैं सर के साथ ऐसा खड़ा था, मैं ऐसा बोला सर का ऑल द बेस्ट सर, ऐसा ऐसा करके मैं सर के साथ बिल्कुल खड़ा था। सो उन्होंने बोला आर यू लोकल, आप USA से हो? नहीं, मैंने बोला नहीं सर मैं इंडिया मुंबई से हूँ, और थोड़ी मैंने रेमो सर की बात की और मैंने अपनी बात की कि सर मैं ऐसे अहमदाबाद में क्लास रन करता हूँ और मुझे भी चांस मिला है यहाँ पे परफॉर्म करने का टाइम स्क्वायर के ऊपर। वेरी नाइस, वेरी गुड, एक काम करो, जाओ आप ओपनिंग करो। क्या सर आपका टर्न है, आप फर्स्ट, आप इनोग्रेट कर रहे हो, स्टेज आप खोल रहे हो, आपकी टीम के साथ हो आप सर। नहीं जस्ट यू। और मैं सर सोलो था, मेरा परफॉर्मेंस सोलो परफॉर्मेंस था सर। और जस्ट टेरेंस लुइस द लेजेंड इज टोल्ड मी आप जाके ओपनिंग करो, उसके बाद मैं परफॉर्म करूँ। तो टेरेंस लुइस के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि सर ने मुझे इतना बड़ा चांस दिया कि लोग वेट करें और उसके बाद सबसे पहला मैं जाता हूँ और मैं 2.5-3 मिनट का मैं अपना परफॉर्म करता हूँ और उसके बाद टेरेंस लुइस जाता है। इवन ऑर्गेनाइजर को, टीम को, किसी को पता नहीं, सिर्फ टेरेंस सर ने बोला और आई एम जस्ट गोइंग देयर, और सब ऑर्गेनाइजर ने बोला कि मैंने बोला है जस्ट। तो इतने बड़े लोग ऐसे बड़े नहीं बनते हैं। इस तरह से मुझे उन्होंने टाइम स्क्वायर पे चांस दिया था पहले परफॉर्मेंस करने का। सो कहीं ना कहीं सर कहते हैं ना कि अगेन वही बात आती है कि आप जितना ग्राउंडेड रहते हैं, जितना ह्यूमन आप एम्पैथी आप जितनी रखते हैं, उतना ही आप आगे आते हैं। कहीं ना कहीं सभी सक्सेसफुल लोगों में यही एक क्वालिटी है जो आज उन्हें बाकी सभी लोगों से अलग बनाती है। यस, सही बात है। और ये एकदम ट्रू बात है कि इवन मैं आज भी अपने स्टूडेंट के साथ भी हमेशा यही बोलता हूँ और हमेशा पूरी दुनिया को भी यही कहता हूँ कि आप कितने भी ऊपर जाओ, कितने भी आगे बढ़ो, बट आप अपनी कल्चर, संस्कृति और अपने संस्कार कहीं मत छोड़ो, वो अपने साथ रखो। तो वो लोग ही आपको इतना ऊपर उठाए कि आप सोच नहीं सकते। तो डाउन टू अर्थ रहने में बहुत मजा है। और ये हर लोगों के बस की बात नहीं है सर। बहुत सारे लोग एक स्टेज पे आने के बाद सर, बहुत सारे मैंने चेंज होते हुए लोगों को भी देखा है, मेरे खुद के स्टूडेंट्स को भी चेंज होते हुए देखा है सर। आज वो कहीं और है, बहुत आगे है, मेरे से भी बहुत अच्छा सा काम कर रहे हैं। फिर भी हम लोग उसको यही बोलते हैं कि अपना ग्राउंड लेवल चेंज मत करना। नो डाउट वो आगे चलने के बाद चेंज हो जाते, बट वी ऑलवेज ब्लेस देम। कहीं ना कहीं जब उसको धक्का लगेगा कहीं ना कहीं, तब हमारी बात उसको याद आएगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही बात है कि हमारे संस्कार, भारत के जो कल्चर है, उसको एक रिस्पेक्ट दे
और अपने आप को एक वही पोजीशन में डाले कि हम लोग ने शुरुआत कहाँ से की है। अगर एंड तक आपने ये बात दिमाग में रखी तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता सर। एंड सर आपने बॉलीवुड में लेजेंड्स के साथ तो काम किया ही है, बट मेरे ओपिनियन से हर एक बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस उतने कॉन्फिडेंट डांसर्स नहीं होते। सो आपके पास अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो शेयर करने के लिए कि जहाँ पे कोई ऐसे एक्टर के साथ या एक्ट्रेस के साथ आपने काम किया है जो शायद डांस में उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, बट देन आपने उनको कोरियोग्राफ किया है एंड उनकी जर्नी की शुरुआत की है। जर्नी की शुरुआत तो नहीं बोल सकते क्योंकि जर्नी की शुरुआत तो बॉलीवुड में बहुत पहले से उनकी हो जाती है, बट हाँ मैं एक ऐसी चीज़ शेयर कर सकता हूँ कि जब सनी लियोनी जी जब अहमदाबाद में आए थे और उनका बेबी डॉल में सोने की बहुत सुपर डुपर ट्रैक उनका हिट हुआ था और उनको हमारे साथ परफॉर्म करना था उसी सॉन्ग के साथ। तो ऑन दैट टाइम जब हम लोग मुझे 2-2.5 घंटा दिया गया था बैक स्टेज प्रैक्टिस करने के लिए विद सनी लियोनी। तो जब मेरी टीम उनके साथ प्रैक्टिस करी तो अंदर से वो बहुत नर्वस थे कि सर जी मैं इतना जो फिल्म के अंदर है वो एक अलग घटना है और लाइव परफॉर्मेंस एक अलग घटना है, तो मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। आप सोचो जिसने लैला मैं तो लैला किया है शाहरुख खान के साथ सनी लियोनी, इतना सुपर डुपर ट्रैक, बट वो उस टाइम पे बहुत नए थे इन द बॉलीवुड और दैट टाइम वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि मैं पूरी टीम के साथ परफॉर्म करूँ। तो उस टाइम पे मुझे उन्होंने एक शब्द बोला था, प्लीज मैनेजर संभाल लेना। तो मैंने बोला डोंट वरी मैम, हम लोग पूरी टीम आपके साथ है और आप जिस तरह से करोगे हम लोग मैनेज कर लेंगे मैम। सो एक होता है रियलिटी ऑन स्टेज परफॉर्म करना और फिल्म के स्क्रीन के सामने कैमरा के सामने परफॉर्म करना एक अलग बात होती है। तो ऐसे तो नहीं बोल सकते कि कॉन्फिडेंस नहीं था या डर था, ऐसा नहीं है, बट वो सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, यहाँ ये मेरे लिए नई बात है, या ऐसी है कि हमारी टीम नहीं है, उनके साथ परफॉर्म नहीं किया है। सो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होके हम लोग ये पूरी चीज निकाल देते हैं। बट सनी लियोनी एक ऐसा स्टार है, आज तो बहुत बड़े स्टार्स है, बट जब शुरुआत हुई थी तो मुझे ये बात बोला गया था कि जस्ट देख लेना, संभाल लेना, मैनेज कर लेना। एंड सर जब हम डांसिंग की बात करते हैं तो एक चीज होती है जो आपने कहा, एक होता है मूवीज या टीवी में जहाँ पे हम सिर्फ फाइनल शॉट देखते हैं, हम उसके रीटेक्स नहीं देखते कि कितनी बार वो स्टेप का प्रैक्टिस किया गया था, कितना टाइम उसके पीछे मेहनत किया गया था। बट लाइव में वो चीजें करने का स्कोप आपके पास नहीं होता है। एंड जैसे आपने कहा लाइव में आपके पास बहुत ही कम टाइम होता है, 2 घंटा 3 घंटा आपको पूरा सॉन्ग कोरियोग्राफ करना है, आपको वहीं पे परफॉर्म करनी है। तो वो ऑन द स्पॉट इंस्टेंट क्रिएटिविटी आप कैसे लाते हैं, क्योंकि ये सारे सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो लोगों के दिमाग में ऑलरेडी घर बना चुके हैं, जो ऑलरेडी फेमस हो चुके हैं। शायद कभी कभार तो सॉन्ग उसके अंदर के जो स्टार्स हैं उनसे भी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। तो आप सिर्फ 2-3 घंटों में वो ऑन द स्पॉट इंस्टेंट क्रिएटिविटी कैसे निकालते हैं? सर ये क्रिएटिविटी बहुत सारा ऐसे हुक स्टेप्स होते हैं या बहुत सारे सिग्नेचर स्टेप्स होते हैं जो हर लोगों जो फेमस सॉन्ग हुआ है उनके पास वो दिमाग में है, उनको आता नहीं। और क्यों नहीं आता है कि उस तरह से उतने इजी वे से सिखाया नहीं गया है, इसलिए उनको आता नहीं है। तो मैंने पहले भी बोला आपको कि इज ऑल डिपेंड ऑन द टीचर कि कौन से टीचर आपको सिखाते हैं। तो हमेशा मेरे साथ ये हुआ है कि कभी इकट्ठा मेरे को 200 लोगों की टीम मिल गई और बोलते हैं कि सर ये सॉन्ग्स को कोरियोग्राफ करना, वी हैव नॉट मोर देन 2 hours और नॉट मोर देन 3 hours। सो हम लोग, मेरे साथ ऐसा भी एक हुआ था जब हमारा 4 साल पहले कांकरे कार्निवल हुआ था, अपना गुजरात का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। और सर ने काम लिया था, उन्होंने बोला था कि हमारे पास गणेश जी का एक पूरा हमको ट्रैक है जहाँ से हमको पूरा एक शो शुरू करना है कांकरे कार्निवल का, और वी नीड मिनिमम 200 to 300 स्टूडेंट्स ऑन दैट सॉन्ग, और बाकी के हर चीज़ तैयार थी। अब ये चीज़ मेरे पास आई 30 दिसंबर को, अरे एक काम करना था 31 दिसंबर को कांकरे कार्निवल, कांकरे के सबसे बड़े स्टेज के ऊपर, और मेरे पास 300 स्टूडेंट्स थे जिनको मुझे कोरियोग्राफ करना था और मुझे दूसरे दिन बताना था। आप सोच नहीं सकते सर, मैंने ये 300 स्टूडेंट्स को डायरेक्ट स्टेज पे पूरा कोरियोग्राफ किया है, यानी नॉट अ बैक स्टेज पे कोऑर्डिनेट करना कि सबको हमने एक नंबर दिया गया कि 1 to 200 का नंबर, और 1 और 3
5 और 7, एक ही नंबर और एक ही नंबर, उस तरह से मैंने कोरियोग्राफ किया कि जो एक ही नंबर है वो बाहर के सर्कल में जाएगा, जो एक ही नंबर है वो अंदर के सर्कल में जाता है। उनको मालूम है मेरा 2 नंबर है, आपका 4 नंबर है, 6 नंबर, तो उनको सबको मालूम है। पहले सबसे पहले मेरा आधा घंटा वो नंबर देने में गया। यस। और उस तरह से मैंने कोरियोग्राफ किया ऑन स्टेज, और वो सबसे बड़ा हिट रहा, और वो सब बच्चों को सर्टिफिकेट और मेडल अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिया। इतना हिट सॉन्ग रहा। सो इज ऑल डिपेंड ऑन, मैंने बोला कि जितना मैं अग्रेसिव होता हूँ उतना भी अगर सीखने वाले अग्रेसिव होते हैं तो ये काम बहुत इजी हो जाता है। तो ये शंकर भगवान बोलते हैं, नटराज की कृपा रही हमेशा मेरे पे, और उनका आशीर्वाद रहा है, और माँ दुर्गा की कृपा रही है कि मैं यहाँ तक हर चीज़ जो मुझे दी गई है उसको मैं 100% अपने आप से देना कोशिश करता हूँ, और फिर सक्सेस करना उनकी ब्लेसिंग रहती है, वो हमेशा मुझे सक्सेस करते हैं। तो सर एक टेक्निकल सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, जब भी कोई सॉन्ग बनता है किसी भी फिल्म में, किसी भी वेब सीरीज में, तो उसके पीछे का डांस पर्सपेक्टिव से थॉट प्रोसेस क्या होता है कि कैसे आप डिसाइड करते हैं कि कौन से स्टेप्स मुझे डालने हैं, कहाँ पे क्या स्टेप आएगा, कहाँ पे कौन सा शॉट आएगा, कैसे वो पूरी प्रोसेस कैसे काम करती है? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग सिर्फ फाइनल देखते हैं जो स्क्रीन पे आता है, उसके पीछे बहुत सारी प्रोसेस होती है। सबसे पहले तो डायरेक्टर किस सीक्वेंस के लिए आपको डिजाइन करते हैं, यानी ये सॉन्ग बारिश का सॉन्ग है, ये सॉन्ग कोई थीम सॉन्ग है, ये सॉन्ग वेडिंग का सॉन्ग है, ये कौन सी सिचुएशन में सॉन्ग है, हीरो हीरोइन से अलग हो रहा है उसका सॉन्ग है, या हीरो हीरोइन एक पहली बार मिलते हैं और लव सॉन्ग है, या ये पूरी वेडिंग में जाते हैं और वेडिंग का सॉन्ग है, और कभी रैंडमली कोई सॉन्ग है जहाँ से कोई लेना देना नहीं सॉन्ग के, एक पार्टी में जाते हैं और पार्टी सॉन्ग बज जाता है। पुष्पा में भी अभी आपने देखा, बहुत सारे ऐसे फिल्म है कि जहाँ से वो रैंडमली चीज उठ के बाहर आती है। तो सबसे पहले एज ए कोरियोग्राफर हम लोग वो देखते हैं कि कौन सी सिचुएशन है, सिचुएशन सिलेक्ट करने के बाद लोकेशन कौन सा है, कि अगर हम लोग बर्फ में परफॉर्म करना है तो सिलेक्टेड 2 या 3 स्टेप से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है वहां पे ज्यादा तक। हाँ, जैसे एक सॉन्ग रुक जाओ दिल दीवानी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ काजल दौड़ी है, शाहरुख दौड़ा है, सिलेक्टेड 4 या 5 स्टेप से जो कोरियोग्राफ हुआ है। बाकी पूरी फिल्म में आप पूरे सॉन्ग्स देखो तो इस रनिंग रनिंग रनिंग, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से कार से वहाँ, तो ये भी सिचुएशन पूरा डिजाइन करते हैं कोरियोग्राफर किस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं, जिसमें डांस नहीं है फिर भी सबसे अच्छी हिट हुई, सबसे अच्छा हिट ट्रैक है वो। और उसी फिल्म की आप वेडिंग सीक्वेंस देखो, मेहंदी लगा के रखना या जो भी आप, तो इज डिफरेंट कोरियोग्राफ्ड। एक ही फिल्म के अंदर सिचुएशन के हिसाब से कोरियोग्राफी रहती है, बनती है। और सबसे बड़ी बात है स्टार कास्ट, सनी देओल आपके दिमाग में है तो एक अलग कोरियोग्राफी बनती है, और वही ऋत्विक रोशन आपके दिमाग में है तो एक अलग कोरियोग्राफी बनती है। तो बहुत जैसे गोविंद आपके दिमाग में है तो एक अलग कोरियोग्राफी बनती है। इज ऑल डिपेंड, वो कोरियोग्राफर भले डिफरेंट हो लेकिन आपको पता चल जाएगा ये स्टेप्स गोविंदा का ही है, या ये स्टेप्स ऋत्विक ही कर सकता है, स्टेप टाइगर श्रॉफ ही कर सकता है, और ये स्टेप्स यही कर सकता है इस लाइक दैट, या ये माधुरी की ही हो सकती है। भले उसने सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया है या फराह खान ने कोरियोग्राफ किया है, कोरियोग्राफ कोई भी हो, बट वो स्टाइल, वो एटीट्यूड अपने खुद की वो ऐसे डालते हैं कि वो सिर्फ उसी के लिए बनाया स्टेप वो हो जाता है। तो हर बड़े से बड़ा स्टार ने अपने खुद की स्टाइल डिजाइन किया है, जैसे स्टाइल फ्रॉम भगवान दादा टू अमिताभ बच्चन टू ऋत्विक रोशन, वरुण धवन, लेटेस्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड लास्ट टाइगर श्रॉफ। तो टाइगर श्रॉफ का आप जब भी आप डिजाइन करते हो तो आपके अंदर स्टंट भी डालना है, आपको स्टाइल भी करनी है, फ्लिप भी मारना है, तो और डांस भी बहुत फास्ट होना चाहिए। तो ये इनकी टेक्निक है। तो ऋत्विक रोशन है तो पूरा वेविंग के स्टाइल वो ज्यादा जाते हैं, वेविंग करते हैं, कहो ना प्यार ऐसे लेके आज तक उनका मूव्स पे वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेग की मूवमेंट जिस तरह से वो करते हैं। उसी तरह अगर आपको अमिताभ बच्चन का करना है तो आपका एक मूवमेंट है,
जहाँ से हाथ और कमर लगे। गोविंदा का करना तो उनके एक स्टाइल है जहाँ से वो लोग लचक उनकी है। तो आप गोविंदा छोटे से छोटे स्टाइल भी मारते हैं, लोगों को पता है यार ये गोविंदा है। सर का लो खटिया घड़ी घड़ी या कुछ भी झाड़ा इज लाइक दैट। उनका एक मैं तो रास्ते से जा रहा था, तो उनका सॉन्ग्स भी सिलेक्शन अलग रहता है, उनकी टेक्निक भी अलग रहती है, उनका स्टेप्स भी अलग रहता है। वो सब आपको दिमाग में रखना है। गोविंदा दिमाग में है तो वो सब दिमाग में रख के आपको स्टेप्स देना है। पर गोविंदा चीज का अगर आप टाइगर में डालोगे तो वो उसको शूट नहीं होगा। मैं तो रास्ते से जा रहा था, टाइगर शॉप के अंदर डालोगे तो वो अलग चीज बाहर आएगी। तो ये आपको पूरा स्टार कास्ट देखना है, सिचुएशन देखनी है, उसके बाद हर चीज पे आपको फोकस करना है कि कौन सी लैंग्वेज हम उसको दे के इसके ऊपर जाएगी। और बहुत बड़े स्टार्स तो अपने खुद का भी कुछ ले लेते हैं और वो आपसे अच्छा होता है, जो कोरियोग्राफर देते हैं उससे बहुत अच्छा होता है। तो इज ऑल डिपेंड ऑन सिचुएशंस, स्टार और अपनी स्टाइल, और मैं क्या दूंगा तो अच्छा लगेगा। अभी लेटेस्ट अभी विकी कौशल चांद लाऊंगा 16-17 सितारे, तो विकी कौशल इज नॉट गुड डांसर्स, बट उसका जो सॉन्ग्स सबसे ज्यादा रील्स के ऊपर बनी, सोचो आप। और सिग्नेचर स्टेप्स छोटे से छोटा बच्चा लेके 60 इयर्स का बंदा भी कर सकता है। हाथ घुमाओ, यहाँ पे कर दो, ये करो वो करो और घूम जाओ, खत्म। एब्सोल्युटली, मैंने भी बनाई है। तो एक ऐसी चीज है कि ये सिग्नेचर दैट स्टाइल इज अ कोरियोग्राफर। एक कोरियोग्राफर के दिमाग में कुछ स्टाइल डिजाइन हो। विकी कौशल इज नॉट गुड डांसर्स, अभी इसको ये सॉन्ग को हाईलाइट करना है तो कैसे करें। तो विकी कौशल को जो फाएगा इजी करेगा हम वो देते हैं, वो बनाते हैं। और जब विकी कौशल करता है तो पूरी दुनिया करती है, और वो इतना हिट रहा ट्रैक कि सबसे ज्यादा रील्स के ऊपर बना। तो इज ऑल डिपेंड ऑन द कोरियोग्राफर। जो मैं आपने जो क्वेश्चन पूछा मैं वही आपको रिपीट कर रहा हूँ कि सिचुएशन हम दिमाग में रखते हैं, उसके बाद लोकेशन दिमाग में रखते हैं, स्टार कास्ट दिमाग में रखते हैं, और उसके बाद अगर कुछ सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि यार भगवान करे हिट हो जाए। क्योंकि 100 सॉन्ग में से सर 2 सॉन्ग हिट होते हैं, और जो 98 हिट नहीं हुए उसमें भी उतनी ही मेहनत लगती है जितनी वो 2 हिट हुए उसमें लगी है। 100%। सो इज ऑल डिपेंड आफ्टर हर वर्क, ऑल द वर्क्स करने के बाद सबसे बड़ी बात जो बात है आपके लक के ऊपर है। हर मैच में सेंचुरी नहीं होती, और इज ऑल डिपेंड ऑन लक कि क्या हिट रहेगा। तो बॉलीवुड ऐसे ही है सर, अगर आपका एक चीज भी हिट हो गया तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो वो एक चीज के लिए अगर आपको 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल मेहनत करनी है, आपको करनी है। एब्सोल्युटली एग्री। एंड कहीं ना कहीं सर जब आप इतनी सारी चीजें कोरियोग्राफ करते हैं, तो मैं अगर मेरा एग्जांपल दूं तो आज अगर मेरे दिमाग में जो डांस स्टाइल्स हैं वो मैं लिखने बैठूंगा या कोई डांस स्टेप्स है वो मैं अगर सोचने भी बैठूंगा तो शायद 5, 10, 15 खत्म हो जाएंगी मेरे लिस्ट। आप इतने सालों से कर रहे हैं तो आपका वही लिस्ट शायद 500, 1000, 1500 पे खत्म हो गया। बट इवेंचुअली एक क्रिएटिविटी ब्लॉक नहीं आ जाता कि अब नया क्या करें। सो क्या आपने कभी ऐसा कोई सिचुएशन फेस किया है यार इसमें और क्या हो सकता है, यही है? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं इसी के बारे में अभी शॉर्टली इसके ऊपर मैं बहुत काम कर रहा हूँ सर। आज तक आपने जितने भी देखे, अभी क्या बॉलीवुड हो गया, अभी अपने रोबोटिक करवा लिया, अभी तो अब सबसे बड़ी बात है तो ब्रेक डांस को भी अभी ओलंपिक में स्थान मिल गए, हमारे बहुत बड़ी बात है। ब्रेक डांस अभी ओलंपिक में आज आ गया है, और इस ओलंपिक में ब्रेक डांस का भी मेडल है। सो एक बहुत बड़ी बात है। ब्रेक डांस अगर आपको आता है, ब्रेक डांस में आप आगे जा सकते हो। इंटरनेशनल डांस है, बट हमारे बच्चे उससे भी अच्छा करते हैं। बहुत अच्छा ब्रेक डांस यहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चे ब्रेक डांस करते हैं। तो अभी एक वो चीज़ भी ओपन हो गई है, और उसी तरह से हम लोग आगे करते हैं। और जो आपने बोला कि आगे क्या, तो आगे यही है कि जब आप कुछ ना कुछ नया सोचते हो तो आपके अंदर धीरे धीरे किसी चीज़ के लिए बिल्टअप होता है। तो हमने बहुत सारी जगह पे देखा है जहाँ पे लोग फोकस करते हैं कि आपकी बॉडी कैसे अच्छी रहे, कैसे एक्सरसाइज करें आप, किस तरह से आप काम करें, फिटनेस कैसे रखें, जुम्बा डांस कैसे करें। तो हर डांस में अपना एक चीज़ डेवलप होती रही है, और लोग उस पर
अपना फोकस करके अपनी बॉडी पे कंट्रोल करते हैं, बॉडी पे अपना काम करते हैं और अपनी अच्छी सी फिजिकल स्ट्रेंथ बनाते हैं। तो लोग, बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया है, बट मैंने अभी जो मैं कर रहा हूँ और जिस पे मेरा अभी काम चल रहा है वो है स्ट्रेस बस्टर्स। आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतने सारे स्ट्रेस हो गए सर, इतना सारा उनको टारगेट दिया जाता है और बैठे बैठे इतने सारे काम करते रहते हैं वो। तो उसी पे हमने भी काम किया है, स्ट्रेस बस्टर विद कुश बैंकर। स्ट्रेस बस्टर्स ऐसी बात है जो मेंटली एक्सरसाइज है सर। फिजिकली एक्सरसाइज तो पूरी दुनिया करते हैं, बट आप अपने माइंड को किस तरह से एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रख सकते हो, क्योंकि हर कमांड जो आता है अपनी बॉडी में वो माइंड से आता है सर। एब्सोल्युटली। और वो माइंड को ही हम लोग कोई एक्सरसाइज नहीं देते, अपने इतने टेंशन में रहते हैं, इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि हम लोग उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। कभी कुछ पेट बढ़ गया तो एक पेट की एक्सरसाइज है, थाई बढ़ गया तो एक्सरसाइज है, बॉडी बढ़ गया तो उसकी एक्सरसाइज है। लेकिन माइंड तुम्हारा, जहाँ पूरी सुबह आप सुबह 6 बजे उठ के रात को 12 बजे से सोते हो, जो पूरी कंट्रोल करते हैं आपकी बॉडी को, आज उसी के लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे। ट्रू। तो आज मैं उसके ऊपर बहुत अच्छा सा काम कर रहा हूँ और इसी कोर्स को मैं बहुत अच्छी तरह से शॉर्टली आपके साथ में बैठ के पूरा इसका कोर्स भी डिजाइन करूंगा, किस तरह से ये पूरा आगे जाएगा। तो स्ट्रेस बस्टर विद द कुश बैंकर एक बहुत बड़ा कोर्स माइंड एक्सरसाइज के साथ, जिसमें आप अपने आप को फिट रख सकते हो, हेल्दी रख सकते हो, कमांड ले सकते हो और कितना भी स्ट्रेस हो वो विद इन अ सेकंड, छोटी सी एक्सरसाइज है, कैसे रिमूव कर सकते हो। इसके ऊपर ये पूरा कोर्स है, स्ट्रेस बस्टर विद द कुश बैंकर। सो कहीं ना कहीं वो क्रिएटिव प्रोसेस चलती रहती है, कुछ नया क्या करें। एब्सोल्युटली। सो डांस तो वही है, बट उसे प्रेजेंट करने के तरीके, उसके इम्प्लीकेशंस, उसकी वजह से आपके बॉडी में क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, अब उसके ऊपर आपने एक नया रिसर्च, एक नया क्रिएटिविटी शुरू किया है, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। थैंक यू सो मच ध्रुव, थैंक यू वेरी मच। सो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है सर कि यू नो डांस का एक नया ट्रेंड पिछले कुछ सालों से चल रहा है। हमारे इतिहास में तो था, अगर मैं गुजरात की बात करूं तो शादियों में एक रात होती है गरबे के लिए, गरबा करने के लिए। अभी शॉर्टली शुरू भी होने वाले, नवरात्रि शुरू भी हो रही है। अब उसका एक थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन आ चुका है कि हम संगीत के लिए एक रात यूजुअली हम रखते हैं, तो संगीत संध्या जिसे कहते हैं, ये संगीत का फंक्शन कहते हैं। सो उसमें आज वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है कोरियोग्राफी के लिए, कि यू नो लोग आज हम न्यूज में देखते हैं 300 करोड़ 400 करोड़ रुपए एक फंक्शन के पीछे स्पेंड होता है। वो बड़े स्केल में तो जरूर होता है, बट आज कोई भी शादी हो उसमें संगीत का एक फंक्शन जरूर होता है, और जहां भी संगीत का फंक्शन है एक कोरियोग्राफर की रिक्वायरमेंट जरूर रहती है। सो क्या आप ऐसे फंक्शंस में आप कोरियोग्राफ करते हैं, और अगर आप करते हैं तो वहां पे आपका क्या क्रिएटिव प्रोसेस रहता है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी बहुत वेडिंग सिचुएशन में, वेडिंग जब भी होती है ना, तो सबसे पहले आता है उनके जो अपने पास एक डील होता है कि सर हम कितना पैसा लेंगे, कैसे करेंगे वेडिंग कोरियोग्राफी। वेडिंग कोरियोग्राफी में 70 ईयर्स से लेके 7 साल के बच्चे तक पूरा फैमिली इन्वॉल्व होता है और पूरा कोरियोग्राफ हम लोग उसके ऊपर करते हैं। सबसे पहले हम लोग उसके लिए सॉन्ग सिलेक्शन, क्योंकि उनके लिए वेडिंग फर्स्ट टाइम उनके घर में, बट सो मेनी कुक्स आर स्पॉइल द केक जैसा भी बात होता है। बहुत सारे यंग बच्चे आ जाते, सर हमको ये करना है, हमें चिकनी चमेली करनी है, ऐसा करना, जो वेडिंग में कभी भी अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले मेरा ये डील होता है कि सॉन्ग सिलेक्शंस जो भी हम लोग उनके वहां से भी जो 1 या 2 पर्सन से, वो और मैं, ये 3 लोग ही डिजाइन करेंगे सॉन्ग सिलेक्शन, क्योंकि उसके ऊपर पूरी संगीत संध्या चलनी है। और मुझे इतना पता है कि जब सॉन्ग सिलेक्शन होता है तो जो लोग करते हैं सॉन्ग्स, वो कोई भी एज हो, लेकिन जो बैठने वाले हैं वो 25 इयर्स के ऊपर वाले ही है, यानी तुम्हारे फैमिली, मामा, काका, चाचा, दादी, दादा, मामा, सो एवरीथिंग वो ही बैठ रहे हैं, और उनको कैसा सॉन्ग पसंद है जिसके ऊपर आप परफॉर्म करो। तो वो बैठे बैठे पाँव और हाथ हिलने चाहिए, उनको मजा आना चाहिए। तो सबसे संगीत संध्या आपकी 50% हिट वहीं हो जाती है आपके सॉन्ग सिलेक्शन पे। True. तो कौन परफॉर्म करना है वो सेकंड बात है, सबसे पहला है सॉन्ग सिलेक्शन। सॉन्ग सिलेक्शन होने के बाद हमारा दूसरा टास्क आता है परफॉर्मेंस, क्योंकि संगीत संध्या कोई अवार्ड फंक्शन तो है नहीं कि सब स्टार ही है, सब अच्छे लोग ही करेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो इसमें सिर्फ 1 या 2 ऐसे होते जो सही में अच्छे परफॉर्मर है, या 1-2 बार आप सीखा तो उसको आ जाता है,
बाकी 10-12 लोग ऐसे जिसको डांस का डी भी नहीं मालूम है, और वो सबसे ज्यादा आपको सलाह देते हैं। सर ऐसा नहीं, ऐसा करे तो कैसा रहेगा, सर ऐसा नहीं तो ऐसा करे तो कैसा रहेगा। तो वहां पे आपको अपने बहुत पैशन रखनी है और उनको समझाना है कि आपके लिए ये चीज नहीं, ये चीज अच्छी है और आप ये करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लिए पहली बार फंक्शन है। हम लोग ऐसे हजारों फंक्शन कर चुके हैं और मैं तो वहां तक कॉन्फिडेंटली देता हूँ कि अगर संगीत संध्या में अगर ये सॉन्ग्स हिट नहीं हुए ऑन स्टेज तो मैं पूरी संगीत का पैसा नहीं लूंगा। तब उनको कॉन्फिडेंस आता है कि यार क्या बात है सर, जब इतना कॉन्फिडेंटली बात करते हैं तो अभी सर जैसे बोले हम लोग वैसे ही करते हैं। उसके बाद आता है ब्राइड और ग्रूम का मेन कॉस्ट्यूम्स, क्योंकि कभी कभी क्या हम लोग स्टेप्स दे देते हैं, सब हो जाता है और लास्ट में पता चलता है कि लड़की को तो 10-12 किलो की उसकी चोली बनी है, वो 2 हाथ पकड़ के तो बेचारी चल रही है, तो वो परफॉर्म कैसे करेगी। तो जब भी मेरे वहां आता है तो मेरे जो 3-4 लिस्ट में सबसे 5वां लिस्ट हमारा ये होता है कि आप पहनने क्या वाले हो, क्योंकि जब बॉयज हाईली ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहनता है, कोटी पहनता है, धोती पहनता है और उसको आप बहुत हाईली वेस्टर्न स्टेप दे देते हो या सालसा के बहुत हाईली स्टेप दे देते हो, तो वो उनके वो सॉन्ग के ऊपर वो जाता नहीं है वो कॉस्ट्यूम। तो उस टाइम पे तो पता नहीं चलता, लेकिन जब आप स्टेज पे आते हो तो पता चलता है कि सॉन्ग ये चल रहा है और ये बंदा एक कॉस्ट्यूम के साथ आपके माइंड को सेट नहीं करता है। करेक्ट। तो दैट टाइम ऑलवेज आई टोल्ड के भाई आप सॉन्ग सिलेक्शन के साथ ऑलवेज कॉस्ट्यूम क्या पहनना है वो भी सिलेक्ट करो, वरना आपने जिस तरह से सॉन्ग बनाया है उसी सॉन्ग को पीछे हमेशा ग्रीन रूम रहता है सर। इस सॉन्ग के लिए आप कॉस्ट्यूम चेंज करो। मेरा सबसे पहला सजेशन, अगर मैं आप कभी कभी क्या होता है ब्राइड ग्रूम को ऐसा होता है कि सर ये सॉन्ग ले तो, बट उसका जो कॉस्ट्यूम है वो नहीं है उसके सॉन्ग के अंदर। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं सर हमको इंग्लिश सॉन्ग ये 2 लेना है, उसके बाद ये लेना है, तो फिर इन दोनों को जो करना है वो आप डेफिनेटली करते हैं, बट वो कॉस्ट्यूम को उसके ऊपर नहीं जाता है। तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी पूरी जिंदगी की मेमोरी, लाइफ टाइम मेमोरीज है जो हमेशा आपको ये अपना चीज आप फटाक से निकाल के फोन में देखने का उससे मैंने क्या किया है लोगों को फॉरवर्ड करने वाले हो, तो अगर आप करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो वो लोग थोड़ा समझने के बाद तुरंत मान जाते हैं और फिर उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं और उसके बाद ये संगीत संध्या का पूरा टास्क खत्म होता है टिल एंड तक, क्योंकि 5 साल का 6 साल का बच्चा भी को भी परफॉर्म करना है, उनको भी एंटरटेन करना है। और संगीत संध्या में बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कोई ब्रेक टाइम नहीं है, वो भी परफॉर्मर है और वो भी अच्छा करते हैं, बट वो कब अच्छा लगता है जब आपको वो रोल अच्छा दो वो 5 बच्चे को। तो मेरा हमेशा दिमाग में वही रहता है कि सबसे हिट ये 5-7 साल के बच्चे कैसे रहे, तो वो सॉन्ग मैं दिमाग में सोचता रहता हूँ और फिर मैं डिजाइन करता हूँ। हर बच्चा एक अलग बच्चा होता है और हर को मेरा पूरा कोरियोग्राफ ऐसा नहीं होता है कि एक स्टाइल दे दिया तो एक ही स्टाइल से सब 5 बच्चे करें। आपका एक बच्चा बहुत अच्छा स्टंट कर लेता है तो मैं उसको स्टंट का रोल देता हूँ, एक बच्चा अच्छा डांस करता है उसको रोल देता हूँ, सॉन्ग भले वो सेम ही चलता है बट अलग अलग रोल देके मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। तो उस तरह से पूरे संगीत संध्या हम लोग एंड तक लाते हैं और लास्ट में पूरी टीम को मैं ऊपर लाता हूँ और लाइव कोरियोग्राफ करते हैं वहां पे हम लोग, और लाइव कोरियोग्राफ करके हम एक अच्छे से एंड के पोजीशन में लेके चलते हैं। पर मेरा हमेशा एक टारगेट रहता है कि मैं अगर संगीत संध्या करता हूँ तो कम से कम स्टेज के ऊपर 100 लोग आने चाहिए फैमिली के। तो उसके लिए भले मुझे मेहनत करनी पड़े। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कोरियोग्राफर के, अरे इनको तो नहीं मजा नहीं आएगा रहने दो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार जितने भी हो उतने डालो, मजा आएगा। मैं फॉर्मेशन डालूंगा, अपनी कुछ अच्छी सी चीज डालूंगा, प्रॉप्स डालूंगा, बट उनको मैं लूंगा। एक मिनट के लिए भी अगर ऊपर आते हैं तो मेरे वो बहुत बड़ी बात है। कभी कभी क्या दादा दादी ये लोग जल्दी रेडी नहीं होते, तो उनके पेरेंट्स जिन्होंने मुझे काम दिया वो लोग रिक्वेस्ट करके सर आप इनको बना लो ना, तो मेरे तरह से मैं उनको बना लेता हूँ और कुछ अच्छी सी बात करता हूँ। एक उसके अंदर वो बोलते हैं ना कि भाई ऐसा लाइफ में वन टाइम वाली मूवमेंट है, अगर आप अपने पोते की वेडिंग में नहीं नाचोगे तो क्या होगा। एब्सोल्यूट। तो इस तरह से अपनी उनकी एक अच्छी सी मेमोरीज को हम लोग क्रिएट करते हैं, उसको तैयार करते हैं और फिर ऑन स्टेज उनको लाते हैं और वही सबसे हिट सीक्वेंस रहती है जब दादा दादी ऑन स्टेज आते हैं। 100%। एंड ये कहीं ना कहीं ये चीज जो आपने कहा वो बहुत ही सच है। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर मेरे कई सारे हमारे फैमिली फंक्शंस में या कई बार भी हम जब प्लान करते हैं कि यार ऐसा कोई एक्टिविटी रखते हैं, तो सबसे ज्यादा मना करने की पॉसिबिलिटी होती है तो वो ग्रैंड पेरेंट्स की होती है, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं करेगा।
पर जब शुरुआत की ना, तब जब पूरी फैमिली आती है, जब सब लोग एंजॉय करना शुरू करते हैं, तब जाके वो एक बड़ा ही ब्यूटीफुल सा मोमेंट बनता है। 100%। और वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो कन्विंस करना, कभी बहुत रिजिड फैमिलीज लोग भी होते हैं, मारवाड़ी में बहुत ज्यादा होता है, अभी तो वो लोग भी बहुत आगे निकले हैं, बट कभी कभी इनको कन्विंस करना बहुत बड़ी बात होती है। और उसके ऊपर मजा आ गई, मजा आगे के ऊपर कभी पैसा नहीं होता। यानी लोग इतना एंजॉय करते हैं, और इसी तरह से मेरा बिजनेस आज तक जितना भी बढ़ा है फॉर दैट, ये बंदा कन्विंस कर लेगा। और उनको कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि कुछ बैंकर बाहर से आया, उनको ऐसा लगता है मेरा फैमिली का लड़का है और वो हमको सिखा रहा है। तो वो मैच होना बहुत जरूरी है। किसी भी फैमिली फंक्शन में आप कोरियोग्राफ करते हो, तो मैं हर बंदे को बोलता हूँ कि अपनी संस्कार, कल्चर, उसी तरह के सॉन्ग रखो, क्योंकि उनकी वेडिंग है। तो वे कभी मत छोड़ो, और सॉन्ग सिलेक्शन पे हमेशा कॉन्सेंट्रेट करो। जब तक अच्छा सॉन्ग सिलेक्शन आपका होगा, तब तक आपकी संगीत से सुपर डुपर हिट होने वाली है। एब्सोल्युटली। तो सर, आपका ये जो बढ़िया सा एक्सपीरियंस है पिछले ऑलमोस्ट 2 दशकों का इन द फील्ड ऑफ डांस, इन द फील्ड ऑफ कोरियोग्राफी, तो आज कई सारे नए कोरियोग्राफर्स हैं, नए डांसर्स हैं जो डांस की इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो अगर आप उनसे कुछ शेयर करना चाहें कि उन्हें क्या चीज अपने दिमाग में रखनी चाहिए टू बिकम सक्सेसफुल कोरियोग्राफर्स। सक्सेसफुल कोरियोग्राफर के लिए सबसे जरूरी है अपने खुद की स्टाइल, दूसरा अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस, और तीसरा सबसे जरूरी, मैं हमेशा पूरी इंटरव्यू में बोलता रहा हूँ, कल्चर। मेहनत जितना भी करोगे, अगर आप में प्राउड आ गया तो आप कहीं पे नहीं चलने वाले हो। आज भले चल गए हो, कल आप ऊपर से नीचे आने वाले हो, ये लिख के मैं देता हूँ। सो कल्चर पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट, जब तक हो सके कल्चर पे काम करो। अपनी संस्कार जिसको बोलते हैं, जहाँ से आप उठे हो, जहाँ से आप आगे आए हो, वहाँ संस्कार पे हमेशा काम करो। स्टेज की बहुत वैल्यू करो, क्योंकि उन्होंने आपको यहाँ पे, आज तक मैं सर इतने साल है, मैं आई थिंक मोर देन कितने शो करते को आज मेरी गिनती में नहीं है। आज भी मैं स्टेज के ऊपर पाँव छूने बिना मैं स्टेज पे नहीं चढ़ता हूँ। तो स्टेज की एक वैल्यू करो, और जहां तक बन सके लोगों के साथ बहुत लिबरल रहो। आप कितना भी अच्छा डांस कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है, बट आप जितना लिबरल रहोगे, डाउन टू अर्थ रहोगे, अच्छा सा अपना बिहेवियर रहेगा, तो लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि यार ये बंदा सही में अच्छा है और इनके साथ मुझे मजा आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी नए लोग हैं उसमें आप 100% कॉन्फिडेंस भर दो कि आप मेरे वहां आए हो तो आप सीख के ही जाओगे। ट्रू। अगर ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ गया कि मुझे ये सर सिखा देंगे, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। Absolutely. ये सबसे बड़ी बात है। हर नए कोरियोग्राफर को मैं बोलूंगा कि आपको इस सारी चीज पे आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आप दुनिया का सबसे बड़ा कोरियोग्राफर बन पाओगे। और वैसे भी बहुत सारे लोग हैं, बट आप अपने आप पे ऐसा ट्रस्ट कर पाओगे कि यार मैंने ये लाइन सिलेक्ट करके गलती नहीं की है, क्योंकि आपको इतना वैल्यू करते लोग। ट्रू। एंड वो यूनिकनेस आपकी डेवलप होगी। 100% सर, यूनिकनेस डेवलप होती है, स्टाइल डेवलप होती है। और जब तक आप लोगों से मिलते हो, बहुत सारे अच्छे, कभी कभी तो शादियों में हमसे भी अच्छे परफॉर्मर होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आगे बहुत सारा कुछ सीख के आए। तो आप सुनने का भी कोशिश करो कि वो क्या बोलना चाहता है। अगर आपसे बड़ा कोई परफॉर्मर है, अच्छा परफॉर्मर है, तो अपना कॉलर ऊपर मत करो, नीचे बन के सीख भी लो कि यार अच्छा है सर, ये कर सकते हो आप, प्लीज करो। तो हमेशा कितना भी साल इसमें डालो, रोज ना रोज कुछ ना कुछ नया आपको सीखना है। और टीचर बन के कोई दोस्त आ रहा है, कोई फैमिली वेडिंग पर्सन में से कोई आ रहा है, फुटपाथ पे चलते राह चल के कोई लड़का आ रहा है, आप गाड़ी चला रहे हैं और कोई बंदा साइड में कॉर्नर में कर रहा है, कोई बंदा भीख मांग रहा है, वो भी स्टाइल से कर रहा है, तो वो स्टाइल कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डालो, वो भी एक आपका टीचर ही है। ट्रू, एब्सोल्युटली। सो थैंक यू सो मच कुर्स सर, अपना समय हमारे साथ बिताने के लिए। कई सारी नई चीजें हमें ऐसी जानने मिली जो कैमरा या पर्दे के पीछे चलती है, जो आज तक हमें नहीं पता थी। एंड कई सारी ऐसी बातें आपने कही डांस के बारे में कि जो आज हम डांस को सिर्फ एज अ हॉबी देख रहे थे या सिर्फ एज अ एक्टिविटी देख रहे थे, अब मुझे एक बात जानने मिली कि डांस एक हॉबी, एक एक्टिविटी, एक करियर, एक इंडस्ट्री से भी बहुत बड़ा है। डांस तो अभी मैंने बोला थेरापी भी है। डांस बहुत बड़ा है, डांस अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैंने जैसे बोला,
EBCD इज एवरीबॉडी कैन डांस। तो डांस अपने आप में एक नशा है, जुनून है, जरूरत है, अभी तो जरूरत भी है। फिटनेस के लिए भी डांस अभी जरूरी है। तो नाउ डांस इज एवरीवेयर, और जितना आप डांस करोगे अपने आप को खुश रख पाओगे, एंजॉय करते रहोगे, और डांस से उतरी हुई बॉडी कभी बढ़ेगी नहीं, कैलोरी कभी बढ़ेगी नहीं। तो डांस अपने आप में, जब म्यूजिक सुनोगे ना, तो डांस अगर आपने सीखा हुआ है ना, तो अपने पैर हिलते रहेंगे, हाथ हिलते रहेंगे, अंदर से आपका मन और आपका हृदय गुनगुनाता रहेगा, और अंदर से अंदर मन में आप अपना स्टेप्स बनाते रहोगे अगर आपने डांस सीखा है तो। Absolutely. So my dear friends, EBCD, everybody can dance, I can dance, you can also dance. So नाचते रहिए और ध्रुव गज्जर शो के सारे एपिसोड्स को देखते रहिए। Thank you so much for watching this episode. Take care. Bye bye.